सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, कुछ एक्ट्स के बारे में जो कि रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। सबसे पहला एक्ट है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। ये जो 2013 का एक्ट है ये फोर्स में आया 2014 में। इस 2013 के एक्ट से पहले तक जितना भी लैंड एक्विजिशन का कामकाज हुआ करता था वो हुआ करता था अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के थ्रू पूरा लैंड एक्विजिशन का कामकाज गवर्न किया जाता था, ब्रिटिश एरा का कानून था। फाइनली 2013 में सरकार लेकर आई राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट को। और ये जो 2013 का एक्ट था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो फार्मर्स का वेलफेयर इंश्योर करना, किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा वो आगे हम देखेंगे, और दूसरा रैशनल कंपनसेशन इंश्योर करना। आप किसी इंसान की ज़मीन को अक्वायर कर रहे हो तो उसको कम से कम कंपनसेशन तो रैशनल मिलना चाहिए, कंपनसेशन तो फेयर मिलना चाहिए। 2013 के इस एक्ट में कई सारी बातें की गई, जैसे स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए सरकार किसी भी लैंड को अक्वायर कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ये भी बोला गया कि ऐसे लोग जो कि लैंडलेस हैं, जो कि गरीब हैं, या ऐसे लोग जो कि किसी नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड हैं, उनके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी सरकार किसी भी लैंड को अक्वायर कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो ये जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं ये भी लैंड को अक्वायर कर सकती हैं, बट ये जो प्राइवेट बॉडीज़ लैंड को अक्वायर करेंगी इस लैंड की ओनरशिप किसके पास में रहेगी? ओनरशिप सरकार के पास में ही रहेगी। बेसिकली ये जो 2013 का एक्ट है इसके तहत राइट टू फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट को इंश्योर किया गया। इस 2013 के एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे? एक तो ये बोला गया कि अगर किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए लैंड को अक्वायर किया जाएगा तो कम से कम 80% अफेक्टेड फैमिलीज की प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी ही लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एरिया है और ये एरिया, ये लैंड आपको अक्वायर करनी है, तो इस एरिया में कम से कम 80% अफेक्टेड फैमिलीज की आपको कंसेंट पहले ही लेनी पड़ेगी अगर वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो। और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट है तो कम से कम 70% अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रोविजन क्या था कि अगर आप लैंड को अक्वायर कर रहे हो फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट तो आपको कम से कम 80% अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट लेनी पड़ेगी, पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है तो कम से कम 70% अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी होगा। आप किसी की लैंड को अक्वायर कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए अक्वायर कर रहे हो, कम से कम ये तो देख लो कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। तो ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट था इसको मैंडेटरी किया गया और इस असेसमेंट के दौरान लोकल अथॉरिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे ग्राम सभा वगैरह को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन हाँ, एग्जेम्पशंस भी दिए गए कि अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, अगर मामला किसी इमरजेंसी का है तो ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट बोला गया कि जितनी भी मल्टी क्रॉप्ड लैंड हैं उनको आप अक्वायर कर ही नहीं सकते हो। अगर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोल दें तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप अक्वायर कर ही नहीं सकते हो। पहला तो क्या था प्रोविजन कि अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए लैंड को अक्वायर किया जा रहा है तो कम से कम 80% अफेक्टेड फैमिलीज की प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट है तो कम से कम 70% अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा क्या बोला गया कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना मैंडेटरी है, लेकिन हाँ अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, कोई इमरजेंसी है, तो ये जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा बोला जा रहा है कि जितनी भी मल्टी क्रॉप्ड लैंड है उसको आप अक्वायर नहीं कर सकते हो। और चौथा बात की गई कंपनसेशन के बारे में कि अगर रूरल एरियाज में आप लैंड को अक्वायर कर रहे हो तो उस लैंड की जितनी भी मार्केट वैल्यू चल रही है उससे 4 गुना ज़्यादा आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अर्बन एरियाज में अगर आप लैंड को अक्वायर कर रहे हो तो जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उससे 2 गुना ज़्यादा आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन के लिए क्या बोला गया कि अगर रूरल एरियाज में आप लैंड को अक्वायर कर रहे हो तो मार्केट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा, और अगर अर्बन एरियाज में लैंड को अक्वायर कर रहे हो तो मार्केट वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी। और ये जो लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसको पावर्स दी गई सिविल कोर्ट की। साथ में ये भी बोला गया कि आपने कोई लैंड अक्वायर कर ली और अक्वायर करने के बाद 5 साल तक उसको आपने अनयूज्ड छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कामकाज नहीं किया, तो 5 साल निकलते ही वो जो लैंड है उसको वापस लौटा दिया जाएगा उसके प्रीवियस ओनर को। और साथ में ये भी बोला गया कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं जिनसे लैंड को अक्वायर किया गया है, उस अफेक्टेड फैमिली के एक मेंबर को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी दिया जाएगा। 2013 का ये जो एक्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्ट था। एक तो ये याद रखो कि फोर्स में आया था 2014 में। कब फोर्स में आया? 2014 में। इससे पहले तक लैंड एक्विजिशन का सारा कामकाज किसके थ्रू होता था? लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के थ्रू। 2013 के एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे कि अगर आप प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए लैंड को अक्वायर कर रहे हो तो 80% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज की आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट है तो 70% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज की आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट उसको मैंडेटरी किया गया। तीसरा, जितनी भी मल्टी क्रॉप्ड लैंड है या ये कहीं कि एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप अक्वायर ही नहीं कर सकते हो। कंपनसेशन के लिए बोला गया कि रूरल एरियाज में मार्केट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, और अर्बन एरियाज में मार्केट वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक अथॉरिटी सेटअप की गई, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी। इसको पावर्स दी गई सिविल कोर्ट की। साथ में यह भी बोला गया कि अगर 5 साल तक अक्वायर्ड लैंड को आपने अनयूज छोड़ दिया है तो उसको लौटा दिया जाएगा टू द प्रीवियस ओनर। और जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उस अफेक्टेड फैमिली के एक मेंबर को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी मिलेगा। ये जो 2013 का एक्ट है इसको अमेंड करने के लिए 2015 में लैंड बिल लाया गया, जिसका पूरा नाम क्या है? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2015। सिंपल लैंग्वेज में लैंड बिल ऑफ 2015। ये जो 2015 का बिल है ये 2013 के एक्ट को अमेंड करना चाहता है। इस 2015 के लैंड बिल को लोकसभा ने तो पास कर दिया था, 10 मार्च 2015 को ही पास कर दिया था, लेकिन आज तक ये राज्यसभा में पेंडिंग है। और राज्यसभा में पेंडिंग क्यों है उसके रीजंस आपको समझ में आएंगे तब जब आप इस 2015 के बिल के मेन प्रोविजंस को पढ़ोगे। 2015 का ये जो बिल है इसने लैंड यूज को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया? एक कैटेगरी बनाई गई डिफेंस, दूसरी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी अफोर्डेबल हाउसिंग, चौथी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 5वीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स। लैंड यूज को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया इस 2015 के लैंड बिल ने। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज? एक बनाई गई डिफेंस, दूसरी बनाई गई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी बनाई गई अफोर्डेबल हाउसिंग, चौथी बनाई गई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 5वीं बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनको 2013 के एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया।
2013 के बहुत सारे प्रोविजन से इनको एग्जाम कर दिया गया। जैसे बोला गया कि इन 5 कैटेगरीज के लिए अगर लैंड को अक्वायर किया जा रहा है तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जामिशन है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि 2013 के एक्ट में मैंडेटरी था, उससे इन 5 कैटेगरीज को एग्जामिशन दे दिया गया पूरे तरीके से। दूसरा, 2013 के एक्ट में क्या बोला जा रहा था कि प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको लैंड अक्वायर करनी है तो 80% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 70% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज की प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 2015 का बिल है उसने क्या बोला कि इन 5 कैटेगरीज के लिए ये जो कंसेंट है वो कंसेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ बोली गई इस 2015 के बिल में वो क्या थी? वो ये थी कि मल्टी क्रॉप्ड लैंड को भी अक्वायर किया जा सकता है इन अबव 5 कैटेगरीज के लिए। 2013 का एक्ट साफ साफ बोल रहा था कि मल्टी क्रॉप्ड लैंड को आप अक्वायर कर ही नहीं सकते हो, आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनके लिए मल्टी क्रॉप्ड लैंड को भी अक्वायर किया जा सकता है। फिर एक और चीज़ बोली गई, 2013 का एक्ट क्या बोल रहा था कि अगर आपने लैंड अक्वायर की और 5 साल तक उसको अनयूज रखा तो आपको उसे लौटाना पड़ेगा प्रीवियस ओनर को। लेकिन यहाँ पे लिमिट बढ़ा दी गई। इस 2015 के बिल में क्या बोला जा रहा है कि या तो 5 साल तक या फिर जब प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया था उस टाइम पे जितना टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया था उतने टाइम पीरियड के लिए आप लैंड को अनयूज्ड रख सकते हो। और प्रोजेक्ट के टाइम पे हो सकता है जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया हो वो 15 साल किया गया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी लिमिट को क्रॉस कर दिया। और फिर फाइनली ये भी बोला गया कि ये जो प्राइवेट कंपनीज टर्म यूज किया गया है 2013 के एक्ट में, इसको बदल के प्राइवेट एंटिटीज करो। और प्राइवेट एंटिटीज में प्राइवेट कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया, कॉरपोरेशंस को भी इंक्लूड किया गया और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड किया गया। ये जो 2015 के बिल के प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस को देख के आपको लग रहा होगा कि क्यों आज तक ये राज्यसभा में पेंडिंग है और इन्हीं लाइंस पे इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये है कि मल्टी क्रॉप्ड लैंड वो तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए हमारा। कहीं और जमीन बची ही नहीं है, कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, तब एग्रीकल्चर लैंड के साथ में छेड़खानी करो, तब उसको अक्वायर करो। बिकॉज एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, एग्रीकल्चर लैंड को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और आपका ये बिल क्या कह रहा है? आपका बिल ये कह रहा है कि जो 5 कैटेगरीज हैं उनके लिए तो एग्रीकल्चर लैंड को भी, मल्टी क्रॉप्ड लैंड को भी अक्वायर किया जा सकता है। तो ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो कि मैंडेटरी हुआ करता था, अब उससे भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया गया। अरे आप किसी की लैंड को अक्वायर कर रहे हो, देख तो लो उसका सोशल इंपैक्ट क्या रहने वाला है। कम से कम जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ग्राम सभा वगैरह, उसको इंक्लूड तो कर लो। लेकिन आपने तो इसको भी खत्म कर दिया गया। फिर ये जो 5 एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, इनको क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखो कैटेगरीज कौन सी हैं। एक है डिफेंस, दूसरी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी है अफोर्डेबल हाउसिंग, चौथी है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 5वीं है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब सोचो, एक ही एग्जाम्पल ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं? किस चीज़ को आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे, उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो 5 एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, इनको क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया गया है। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको कंपनसेशन देने के टाइम पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंपनसेशन के टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 2013 का एक्ट साफ साफ कहता है कि भैया इतना ही मिलेगा। रूरल एरियाज में मार्केट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा और अर्बन एरियाज में मार्केट वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा। लेकिन जब आप किसी की ज़मीन को अक्वायर करते हो तो उसका सिर्फ एक मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होता है, एक सोशल, एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है। जिस घर में, जिस गांव में, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो, आपने अपनी पूरी उम्र निकाल दी, उस ज़मीन को अक्वायर करने के लिए सरकार आ रही है और आपको बाहर निकालने वाली है। बोल रही है कि भैया यहाँ पे हाईवे बनेगा, यहाँ पे ट्रेन चलेगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, ये गाँव खाली करना पड़ेगा। उस गाँव के साथ में उस गाँव के लोगों का अटैचमेंट है, इमोशनल वैल्यू है। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि कम से कम आप इमोशनल एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं कर सकते हो, तो कम से कम कंपनसेशन में तो फ्लेक्सिबिलिटी रखो। भले ही 4 पैसे ज़्यादा चले जाएं,
लेकिन किसी को आप उसके घर से निकाल रहे हो तो कम से कम उसको थोड़ा तो सेटिस्फाई करो। फिर एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि पहले ये जो बोला गया था कि 5 साल तक अगर लैंड अनयूज्ड है तो उसको प्रीवियस ओनर को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन ऐसे ही रहना चाहिए। ये नहीं बोला जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट सेटअप करने के टाइम पे अगर जितना टाइम स्पेसिफाई किया गया था वो ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम तक भी रख सकते हैं। ये भी अपने आप में गलत है। और फाइनली एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर में ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स देखने को मिलता है, इसको पूरे तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। और ये फेयर क्रिटिसिज्म है। अगर आप क्रिटिसिज्म को ढंग से देख रहे हो तो ये वाकई में क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बिकॉज वाकई में ये जो 2015 का बिल है इसमें ये लूप होल्स हैं। रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें नेशनल लैंड यूज पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली जितनी भी नॉन कल्टीवेबल लैंड है उसको साइंटिफिकली एक्वायर करो और देखो कि उस पर किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। एग्रीकल्चर लैंड में घुसने की ज़रूरत ही क्यों है? ये मल्टी क्रॉप लैंड को एक्वायर करने की ज़रूरत ही क्यों है? एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। और भी तो ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जो कि शायद नॉन कल्चरेबल है, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, नॉन कल्टिवेबल लैंड है। उस लैंड के ऊपर फोकस करो ना, उसको साइंटिफिकली डेवलप करो ना, वहाँ जो फायदे हो सकते हैं उन फायदों को उठाओ ना। तो रास्ता क्या है? रास्ता है नेशनल लैंड यूज पॉलिसी। हालांकि मैं बता दूं कि ये 2015 का बिल है, एक्ट नहीं है, इसको पास नहीं किया गया है, तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात हो रही है तो आप ये बता सकते हो कि 2013 का एक्ट तो है ही, लेकिन इस एक्ट को एक बार अमेंड करने की कोशिश भी की गई है। वो बिल अभी भी राज्यसभा में पेंडिंग है और उस बिल में ये बातें की गई हैं। तो इसको ब्रॉडली दिमाग में रखो। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो। होपफुली आपने कर भी दी होगी, बिकॉज इस दोनों में आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। ये 2013 का एक्ट और 2015 का बिल होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016, इसको तैयार किया नीति आयोग ने। एक कमेटी बनाई गई थी, टी हक कमेटी। इस टी हक कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए नीति आयोग लेकर आया मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016। और ये ध्यान रखना कि एक मॉडल लॉ है, बिकॉज एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है, ये एक तरीके से स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए गाइड का काम करता है। एक तरीके से स्टेट्स को, यूटीज को ये कहता है कि भाई इन लाइंस पे आप अपने लैंड लीजिंग लॉज को लेकर आ सकते हो। मध्य प्रदेश ने अलग से अपना एक लैंड लीजिंग लॉ इनेक्ट कर दिया है इस मॉडल लॉ को फॉलो करते हुए। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने अपने जो एग्जिस्टिंग लैंड लीजिंग लॉज हैं उनको मॉडिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लॉ। ये जो मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है 2016 का, इसकी ज़रूरत क्या थी? एक बड़ी ज़रूरत तो ये थी कि स्टेट्स में जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, वो एग्जिस्टिंग लॉज कुछ ऐसे थे कि उनमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। लूपहोल्स जैसे कहीं कहीं तो स्टेट्स में ऐसा सिचुएशन था कि ये जो लैंड लीजिंग है इसको पूरे तरीके से प्रोहिबिट ही किया गया था, इसको पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्ट ही किया गया था। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, सिनेरियो बदल रहा है, जैसे जैसे हमारे कंट्री में फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है, ये जो लैंड लीजिंग है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनमें लॉज ही ऐसे थे कि वो ये जो लैंड लीजिंग है इसको प्रोहिबिट करते थे, इसको रेस्ट्रिक्ट करते थे। जहाँ पे लॉज थे भी वो लॉज इनएडिक्वेट थे। जैसे वो लॉज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के बारे में बात नहीं करते थे, वो लॉज फॉर्मल एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत नहीं करते थे। तो इन लूपहोल्स को एड्रेस करने के लिए ज़रूरत थी एक मॉडल लॉ की।
और एक जो सबसे बड़ा सिचुएशन है, एक जो सबसे बड़ा कंडीशन है, वो क्या है कि जब कोई लीगल लॉ आ जाता है तो एक फेथ डेवलप होता है सिस्टम में। जो लैंड ओनर है उसको भरोसा रहता है कि कल को मेरी ज़मीन छीनी नहीं जाएगी, और जो लीजी कल्टीवेटर है उसको भरोसा रहता है कि मेरे को कभी भी धक्के मार के नहीं निकाला जाएगा। तो जब कोई लीगल लॉ आ जाता है तो एक फेथ डेवलप हो जाता है सिस्टम में, और वो सिस्टम थोड़ा प्रॉपरली वर्क करने लगता है। बेसिकली स्टेट लॉज में लूपहोल्स होने की वजह से ज़रूरत थी मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट की। ये जो एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि ये जो लैंड को लीज किया जाता है इसको परमिट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी और उसकी इक्विटी को इंप्रूव करने के लिए। भाई कल तक कोई एग्रीमेंट नहीं था, लैंड ओनर बैठा हुआ था शहर में, और जो कल्टीवेटर जो गांव में एक्चुअल में कल्टीवेशन कर रहा है वो क्यों इतना पैसा लगाएगा, वो क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करेगा कि एक लिमिट से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो? बिकॉज उसको पता है कि अल्टीमेटली देना सब कुछ लैंड ओनर को है, मुझे तो मेरा वाला हिस्सा ही मिलेगा जो पहले से डिसाइड किया है, और वो हिस्सा कोई बड़ा वाला होने वाला नहीं है। लेकिन अब जब प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया है, तो ये जो कल्टीवेटर है ये भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि अगले 1 साल 2 साल 4 साल ये ज़मीन मेरे पास रहने वाली है, तो इसमें से जो भी है, जितना भी है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए। तो ये आदमी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, ये आदमी केयर ज़्यादा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई इस एक्ट की वजह से कि ऐसे फार्मर्स जो कि ज़मीन लीज पे लेते थे उनको अब सरकार की फैसिलिटीज़, सरकार की स्कीम्स का वेलफेयर मिलने लग गया। जैसे अगर उनको लोन चाहिए तो लोन इजीली मिल जाएगा, अगर उनको इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, अगर डिजास्टर रिलीफ वगैरह की कोई स्कीम है सरकार की तो उनको डिजास्टर रिलीफ मिल जाएगा। बिकॉज अब सिस्टम फॉर्मल है, अब एक अग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि आपने ये ज़मीन लीज की हुई है, आप इसको कल्टीवेट कर रहे हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पहले कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता था, पहले कोई पेपर्स नहीं होते थे, तो ये जो फार्मर्स होते थे जो लैंड लीज पे लेते थे इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता था दिखाने के लिए, तो जितने भी बेनिफिट्स होते थे वो बेनिफिट्स जाते थे इस लैंड ओनर को। फिर एक्सप्लॉयटेशन खत्म होता है, बिकॉज एक एग्रीमेंट हो गया तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। अब जो लैंड ओनर है, अब जो लैंड लॉर्ड है, वो आपको कभी भी धक्के मार के खेत से नहीं निकाल सकता, ज़मीन से नहीं निकाल सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन में रिडक्शन देखने को मिलता है। जितनी भी इनफॉर्मल टेनेंसी प्रैक्टिसेस चला करती थी वही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाला सिचुएशन कि कभी भी धक्के मार के निकाल दिया, वो जो इनफॉर्मल टेनेंसी प्रैक्टिसेस हैं उनमें भी कमी देखने को मिली। और फाइनली ऑपरेशनल होल्डिंग्स में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। कैसे? मान लेते हैं ये कोई एरिया है और इसमें ये 4 खेत हैं, 4 अलग अलग लोगों के हैं। एक आदमी आया, उसने बोला कि ये चारों खेत आप मुझे लीज पे दे दो, चारों लोगों के साथ में जिनकी ये ज़मीन थी उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब इस इंसान के लिए जिसने लीज पे लिए लैंड, इसके लिए कल्टीवेशन करना इजी हो जाएगा बिकॉज कंसोलिडेशन ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स हो गया है। और जब कंसोलिडेशन होता है तो हमें ये पता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में फ़ायदा होता है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस मॉडल एक्ट के। इस मॉडल एक्ट के की फीचर्स क्या थे कि एक तो जो लैंड लॉर्ड है, जो लैंड ओनर है, और दूसरी तरफ जो लीजी होल्डर है, जो ज़मीन लीज पे ले रहा है, उन दोनों की जो भी ज़रूरतें थी उनको ध्यान में रखा गया। भाई सिस्टम को लीगलाइज कर दिया गया ना। अब जो लैंड लॉर्ड है जो कि ज़मीन दे रहा है उसको ये सिक्योरिटी है कि हाँ भाई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बाद ज़मीन मेरी होने वाली है। कल को ऐसा नहीं होगा कि जो लीजी होल्डर है अगर ये बाहुबली हो गया तो मेरी ज़मीन को हथिया लेगा, एग्रीमेंट है मेरे पास में। और ये जो लीजी होल्डर है इसको ये भरोसा है कि मेरे को बीच में कभी भी धक्के मार के नहीं निकाला जाएगा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि एक फेथ डेवलप हुआ, एक लीगल सिस्टम में कल्चर डेवलप हुआ। ये जो सिस्टम है ये एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में लैंड को लीज पे लेना उसको लीगलाइज करता है। लीज होल्डर को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे लोन मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, डिजास्टर रिलीफ वगैरह मिल जाता है। और जो लैंड लॉर्ड होता है उसको ऑटोमेटिकली भरोसा होता है कि जैसे ही लीज का पीरियड खत्म होगा वो जो ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली उसके पास में आ जाएगी, रिजम्पशन हो जाएगा। तो दोनों तरफ का फ़ायदा हो रहा है।
टेनेंट्स जो होते हैं उनको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, साथ में कल्टीवेटर को अब पता है कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी लीज पीरियड है उतने टाइम के लिए ज़मीन मेरे पास रहने वाली है, तो वो बेहतर तरीके से इस ज़मीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, वो बेहतर तरीके से इस ज़मीन को कल्टीवेट करता है। और फिर स्पेशल लैंड ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया गया, सिविल कोर्ट में स्पेशल लैंड ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया गया ताकि अगर कभी लैंड या प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। ये की फीचर्स थे इस 2016 के मॉडल एक्ट के, लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स क्या हैं कि एक तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया जाता है इस एक्ट के थ्रू, मतलब कि आप कितना भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि लॉन्गर रन में हो सकता है ये जो लीजी होल्डर है जिसने लीज पर ज़मीन ली है वो इसका मिसयूज़ करे, वो इस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करे और बोले कि मैं पिछले 15 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, ये ज़मीन मेरी हो गई। और 15 साल में हो सकता है थोड़ा बाहुबली भी हो जाए, थोड़ा उसकी पावर भी बढ़ जाए, तो ये मिसयूज़ का एक प्रॉब्लम इसमें दिखता है। दूसरा, जो लेज़र होता है, मतलब जिसकी ज़मीन होती है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सॉइल हेल्थ को डैमेज हो रहा है तो वो अपनी लैंड को कभी भी रिक्लेम कर सकता है। और सॉइल हेल्थ को डैमेज, इसको असर्टेन करना, इसको ठीक तरीके से एनालाइज करना, वो अपने आप में डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में बातचीत नहीं की गई है इस मॉडल एक्ट के तहत। और लास्टली, ये जो लैंड ओनर है, अगर ये बीच में अपनी ज़मीन को बेच दे या किसी को गिफ्ट कर दे तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, इस एग्रीमेंट का क्या होगा, उसके ऊपर भी इस मॉडल एक्ट में बातचीत नहीं की गई है। वहाँ भी एक लूप होल है, कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन ये ऐसे कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है, बहुत इजीली एड्रेस किया जा सकता है। बाकी ये जो मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016 है, अपने आप में अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है, बिकॉज हमारी कंट्री में फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो लैंड लीजिंग है ये उसमें बेनिफिट कर सकता है, ये उसमें फ़ायदा कर सकता है। ये मॉडल एक्ट क्या कहता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल लैंड रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। नेशनल लैंड रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और ये बेहद इंपॉर्टेंट था। इसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स किया गया। हालांकि शुरू से ही जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए, उन 5 ईयर प्लान्स में इस चीज़ के ऊपर फोकस था कि हमें लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम में अगर देखा जाए तो लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मेंटेन थे नहीं। तो हमारी जैसे ही सरकार आई, हमें इंडिपेंडेंस मिला, सक्सेसिव 5 ईयर प्लान्स में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स का, बिकॉज अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होगा तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर किया जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बिकॉज आपके पास में लैंड रिकॉर्ड है तो आप बेनिफिशियरीज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये टॉपिक ऐसा है जो हमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए, बिकॉज डिजिटलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें सुधरती हैं। एक तो ये जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ये ट्रू सेंस में ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोगों को सरप्राइज लगेगा, गांव में आज भी ऐसा हो जाता है कि ज़मीन किसी के नाम पे लेकिन कब्जा किसी और का है, ज़मीन किसी के नाम पे लेकिन कल्टीवेशन कोई और कर रहा है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इनको हमारी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रू सेंस में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। और जब लैंड रिकॉर्ड्स में ट्रू सेंस में चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, स्कीम्स होंगी, उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर जब आप हाथ से काम करते हो, जब आप मैनुअली काम करते हो तो ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इंक्रीज हो जाता है। अब कोई विवाद हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड है नहीं, ऑन पेपर चीज़ें चल रही हैं, केस पहुंच गया कोर्ट में, अब वो कोर्ट में पेंडिंग है, टाइम लगे जा रहा है बिकॉज डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। और इसीलिए पुराने टाइम में अगर आप देखोगे तो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो था वो स्लो था। अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, अभी थोड़ा तेज हुआ है, अभी चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई हैं। तो ये जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं इनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए
डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत थी। ये जितने भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, इन ट्रांजेक्शन्स को और थोड़ा फास्टर करने के लिए, इन ट्रांजेक्शन्स को और थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने के लिए डिजिटलाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, अब प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होनी है। पहले मैनुअली किया जाता था ये काम, इसमें टाइम लगता था, लेकिन अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन है तो ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो अपडेशन है, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये फास्टर रेट पे हो जाता है। ऑन पेपर अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस बात है कि वो पुअरली मेंटेन्ड होंगे। ऑन पेपर डैमेज का खतरा है, ऑन पेपर खोने का खतरा है, ऑन पेपर तो बहुत सारे खतरे हैं, उसके साथ में करप्शन भी हो सकता है, छेड़खानी भी हो सकती है। लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड अगर है तो वहाँ पे छेड़खानी का स्कोप नहीं है, वहाँ पे खोने का स्कोप नहीं है। एक लाइन में अगर बोलें तो ये जो डिजिटलाइजेशन है ये चीज़ों को फास्ट कर देता है, ये चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर देता है, ये चीज़ों का मेंटेनेंस प्रॉपर कर देता है। इस डिजिटलाइजेशन की वजह से ओवरऑल हमें फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा लैंड रिकॉर्ड्स के मामले में भी मिलता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस डिजिटलाइजेशन के नहीं है, चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन के हैं। जैसे पिछले 10 साल में देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने लैंड बाउंड्री का जो डेटा एंट्री है उसको कंप्लीट नहीं किया है। क्यों कंप्लीट नहीं किया, उसके वेरियस रीजंस हैं, लेकिन अब बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा देखने को मिलता है। क्रॉस वेरिफिकेशन की कमी है। क्रॉस वेरिफिकेशन की कमी कैसे है कि ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है, लेकिन अथॉरिटीज़ ग्राउंड पर जा ही नहीं रही हैं, बस जो पन्ने में लिखा हुआ उसके हिसाब से अपडेट करी जा रही हैं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन की कमी है, जिसकी वजह से कई सारे लैंड रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिजिटली भी ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। लैंड ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते हैं और इसलिए ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में कम्बरसम है, ये प्रोसेस अपने आप में टीडियस है। जैसे जो हमारे सेल डीड्स होते हैं वो होते हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास में, जो हमारे लैंड मैप्स होते हैं वो होते हैं सर्वे डिपार्टमेंट के पास में, और जो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट्स होती हैं वो होती हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में। अब सोचो इतनी सी चीज़ में 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना अपने आप में चैलेंज है। बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटलाइजेशन की शुरुआत ही नहीं की है लैंड रिकॉर्ड्स के मामले में, ये इतना पिछड़ रहे हैं। और फिर लैक ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से लिटिगेशंस देखने को मिलते हैं, स्कैम्स देखने को मिलते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो डिजिटलाइजेशन के चैलेंजेस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं कि ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर ठीक तरीके से प्रॉपरली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है और बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। इस डिजिटलाइजेशन के लिए सरकार ने चलाया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2008 से लेके 2025-26 के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पहले 2 स्कीम्स चलती थी जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फ़र्क क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। तो ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहले 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती थी, एक का नाम था कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और दूसरी का नाम था स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके लाया गया DILRMP को। कब? 2008 में। कब तक के लिए? 2025-26 तक के लिए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसकी जिम्मेदारी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, और ये जो DILRMP है इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिकली टेक्निकल पार्टनर कौन है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो टेक्निकल पार्टनर है इस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में। DILRMP के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? देखो, एक तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन करना है, ये तो प्राइमरी चीज़ है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज करो। दूसरा, जितने भी मैप्स हैं उनको डिजिटलाइज करो और उनका इंटीग्रेशन करो बेस्ड ऑन टेक्सचुअल एंड स्पेशल डेटा। मैप्स का भी डिजिटलाइजेशन करो। अब वो नहीं है कि सर्वे डिपार्टमेंट में मैप रखा हुआ है उसको खोल के देखने की ज़रूरत है, इन मैप्स को भी ऑनलाइन लेकर आओ, डिजिटलाइज करो, सर्वे करो, रीसर्वे करो,
और फिर उस रीसर्वे के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड आ रहा है उस रिकॉर्ड को प्रॉपरली अपडेट करो। ये जितने भी रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं उन रजिस्ट्रेशंस को भी कंप्यूटराइज करो। जितनी भी नई रजिस्ट्रीज हो रही हैं, जितनी भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रीज हैं, उनको भी कंप्यूटराइज करो। और जितना भी लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस सिस्टम है उसको पूरे तरीके से इंटीग्रेट करो। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ में डेवलपमेंट करो, इंटीग्रेट करो। और इंपॉर्टेंट, आधार को लैंड रिकॉर्ड्स के साथ में लिंक करो, लेकिन ये अभी वॉलेंट्री बेसिस पे है। आधार लिंकिंग हो जाएगी तो थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो आधार लिंकिंग की भी बातचीत हो रही है। राजस्थान में तो अब फार्मर आईडी बनाने की बातचीत हो रही है कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट लेना है तो आपको एक फार्मर आईडी बनवानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से बढ़िया स्टेप है, लेना चाहिए। तो DIL RMP इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, एक लाइन में अगर बोलें तो, कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मैप्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं और जो भी सर्वे रीसर्वे करने के बाद अपडेशंस हैं, उन सबको डिजिटल करना है, उन सबको कंप्यूटराइज करना है। अच्छा, कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जो कि DIL RMP के तहत लिए गए हैं। एक नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। बेसिकली वन नेशन वन सॉफ्टवेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या नाम है? नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दूसरा, इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। ये जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हैं इनका डेटाबेस तैयार करना, इनका मैनेजमेंट करना, उसके लिए इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर इजी ट्रैकिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। 14 नंबर का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसके थ्रू इजीली ओनरशिप ऑफ लैंड किसको बिलोंग करती है उसको ट्रैक किया जा सकता है इस यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर से। DIL RMP के बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, जब डिजिटल हो जाएंगी चीज़ें तो आपको बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली समझ में आने चाहिए। एक तो रियल टाइम लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी जाओ, एक खसरा नंबर नाम की चीज़ होती है, वो खसरा नंबर डालो और आपको पता चल जाएगा कि उस खसरे नंबर पर जो खेत अलॉटेड है, जो फील्ड अलॉटेड है, वो किसके नाम पे है। तो रियल टाइम लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। करप्शन और हैरेसमेंट में कमी देखने को मिलती है। आप मैनुअली काम करवाने जाओगे तो जो विभाग में बैठा हुआ इंसान है पैसा मांग लेगा आपसे, आपको हैरेस करेगा, आपको घुमाएगा। लेकिन जब चीज़ें डिजिटल हैं तो करप्शन और हैरेसमेंट का जो स्कोप है वो कम हो जाता है। टाइम फॉर रिकॉर्ड फॉर ऑफ राइट्स रिड्यूस हो गया है। पहले मैनुअली काम होता था, आप रजिस्ट्री करवाने जाओ उसमें भी बड़ा टाइम लगता था। तो अब क्या है, अगर आपको कोई रजिस्ट्री करवानी है, आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, आपको कोई ट्रांसफ़र करना है, आपको कोई अपडेशन करवाना है, उसका जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो गया है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। टेम्पर प्रूफ है और कंक्लूसिव टाइटलिंग है। अब वो नहीं है कि कोई घपला कर देगा, कोई नाम बदल देगा, ऑन पेपर है, कोई पागल बना गया। टेम्पर प्रूफ है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट वैल्यू इज अवेलेबल ऑनलाइन। ज़मीन की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, ज़मीन किस तरीके से कल्टीवेट की जा रही है, ज़मीन का क्या सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इस डिजिटलाइजेशन की वजह से ओवरऑल हैरेसमेंट कम होता है, करप्शन कम होता है, चीज़ें फास्टर होती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके नाम अगर आपको पता है तो काम आप खुद से लिख सकते हो। जैसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस DIL RMP के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ना इतना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2008 में लाई गई, 2025-26 तक के लिए लाई गई है। इन दोनों स्कीम को मर्ज किया गया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसका काम है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बाकी इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये तो आपको कॉमन सेंस से लिख दिए जाएंगे बिकॉज आपको पता है डिजिटलाइजेशन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बस दिमाग कितना लगाना है कि भैया ये लैंड रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो उन लाइन्स पे लिखना है। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, बेहद ईजी चैप्टर। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।